हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? चलिए, अच्छे मूड में शुरुआत करते हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास की कुछ विषय। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छे से कमेंट भी पास कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह मुझे लाइक करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से और अच्छा कार्य कर सकूं। चलिए बात कर लेते हैं आपके अध्याय नंबर 9 की, संस्कृतियों का टकराव। और अब तक आपके पास 6 वीडियो मेरी पहुंच चुकी हैं और ये 7वें वीडियो है जिसमें आज जो चर्चा करने वाले हैं हम अमेरिका की ही एक और महान सभ्यता के बारे में, माया सभ्यता। देखिए, नाम जितना जो है बड़ा है ना, उतनी ही ये सभ्यता भी है। लेकिन इससे पहले भाई हमने पढ़ा था इंका सभ्यता के बारे में। तो ये जो इंका सभ्यता थी, इसको जाना आपने अच्छे से? इसका टेस्ट छोटा सा हो जाए और टेस्ट लेंगे हम सही या गलत। केवल मात्र आपको बताना है सही या गलत, और केवल मात्र 5 स्टेटमेंट में एक करके रखूंगा, एक एक करके। चलिए, पहली स्टेटमेंट आने वाली है आपके पास, और पहली स्टेटमेंट ये रही। इंका सभ्यता की स्थापना 12वीं शताब्दी में मैंको कपाक ने पेरू में की थी। याद कीजिए, 12वीं शताब्दी, मैंको कपाक, पेरू, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट ये रही, इनका साम्राज्य की राजधानी कुज्को थी। या दो बड़े शहरों की बात करी थी मैंने, माचू पिचू और कुज्को, तो राजधानी कुज्को थी, बिल्कुल सही है। और तीसरी स्टेटमेंट आने वाली है, ये रही, इंका के लोग भवनों के निर्माण में गारे अथवा सीमेंट का प्रयोग करते थे। भाई, करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल सही। ये गलत उत्तर है क्योंकि ये इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। केवल मात्र पत्थरों को पत्थर के ऊपर रखा जाता था, और इस तरीके से कि बड़े बड़े भूकंप आने के बावजूद भी वो पत्थर नहीं हिले। और याद होगा, कोई पत्थर तो 100 टन से भी बड़ा था। ये अपने आप में कमाल है। चौथा आता है, इनका लोगों की प्रशासनिक भाषा क्वेचुआ थी, जिसको मैंने पहले गलत बताया था और फिर बाद में करेक्शन करी थी। तो ये भाषा क्वेचुआ थी। सही है गलत? बिल्कुल सही है। और पांचवा आता है, इनका के लोग राजा को सूर्य का प्रतिनिधि समझते थे। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो ये बात की गई थी, सूर्य का प्रतिनिधि कहाँ पे? अरावाक सभ्यता या फिर एंजेटिक। बिल्कुल सही उत्तर है, एंजेटिक सभ्यता में सूर्य का प्रतिनिधि समझा जाता था, जबकि इनका सभ्यता में क्या कहा जाता था? यस, सूर्य का पुत्र समझा जाता। तो इस तरह से ये गलत है। अब चलिए जी, अब पढ़ते हैं इस सभ्यता के बारे में। जो यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स बताए गए हैं ये उसी सभ्यता के हैं। तो जितने बड़े ये मॉन्यूमेंट्स हैं उतना ही ये बड़ी सभ्यता है। तो एक एक करके हम फिर से जान लेते हैं। सबसे पहले माया सभ्यता। माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, और इस सभ्यता का आरंभ जो है 1500 ईसा पूर्व। याद रखना, 1500 ईसा पूर्व। अगर मैं अपने भारत के साथ यहाँ पर इसका सुमेल कर पाऊँ तो 1500 ईसा पूर्व में जो है भारत में वैदिक सभ्यता फल फूल रही थी, क्योंकि 2000 ईसा पूर्व के पास जो है वो यहाँ पर आर्य लोग आते हैं और एक नई सभ्यता विकसित होती है जिसे कहा जाता है वैदिक सभ्यता। तो वहाँ पर जो है 1500 ईसा पूर्व में जो है ये सभ्यता फली फूली माया सभ्यता। लेकिन सबसे ज़्यादा विकसित माना जाता है चरण इसका 300 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी के जो मध्य से 600 ईस्वी का जो समय था, वहाँ पर ये उन्नति के शिखर पर पहुँची। और इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र जो थे, अगर हम देखेंगे, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप और मैक्सिको में ये सभ्यता इस जगह के ऊपर फली फूली। ठीक है, ये हरा हरा वाला जो हिस्सा है, और बड़े तौर पर देखेंगे तो ये। तो इसके जो मुख्य केंद्र उस समय थे, एक तो मैक्सिको है, या ग्वाटेमाला था, या फिर एल सेल्वाडोर था, या होंडुरास थे। ये मुख्य उस समय इसके जो है मुख्य केंद्र थे। फिर बात कर लेते हैं अब माया सभ्यता की विशेषता एक एक करके, जैसे हमने और सभ्यता के बारे में पढ़ा। पहले माया शासन पद्धति, कैसी शासन पद्धति थी उनकी? माया सभ्यता के जो शासन व्यवस्था के संबंध में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वहाँ के शासक सामान्यतः पुरुष हुआ करते थे। लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि जब वहाँ पर रानियों के द्वारा भी शासन चलाया जाता था। राजा का जो पद होता था वह पैतृक होता था, मतलब उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा बेटा जो सिंहासन पर बैठता था। लेकिन अगर बड़ा बेटा योग्य नहीं है तो उसके आगे वाला बेटा जो है, क्योंकि राजा का बहादुर होना, एक सैनिक होना ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि माना जाता था कि एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार भी कर सकता है और उसकी सुरक्षा भी कर सकता था। तो इसलिए जो है क्या, बहादुर होना अनिवार्य था।
और राजा के सिंहासन पर जब वो बैठता था, राजा सिंहासन पर बैठता था, तो क्या दी जाती थी? बलि दी जाती, मानव बलि दी जाती। जबकि हमने इससे पहले इनका सभ्यता पढ़ी या दूसरी सभ्यता एंजेटिक सभ्यता पढ़ी, एंजेटिक में तो बहुत ज़्यादा बलियाँ दी जाती थी। यहाँ पर भी बलि दी जाती, लेकिन कब? जब राजा सिंहासन पर बैठता था। हो गया? किसके लिए? देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से। और राजा अभिजात वर्ग और पुरोहितों की सहायता से शासन चलाता था। और राजा भव्य महल में रहता था और उसकी सेवा के लिए बड़ी संख्या में क्या होते थे? दास और दासियां जो है वो सेवा के लिए हमेशा वहाँ पर विद्यमान होती थी। फिर बात कर लेते हैं दूसरी विशेषता की, और दूसरी विशेषता है श्रेणियाँ। माया का जो समाज था वो श्रेणीबद्ध था, जैसे कि और समाज की बात करके हमने इंका की करी या एंजेटिक की करी। यहाँ पर लेकिन सर्वोच्च जो स्थान था वो राजा को नहीं बल्कि पुरोहितों को प्राप्त था। और ये पुरोहित इतने ज़्यादा जो है सम्मानित थे या इतना प्रभाव था कि उनके परामर्श से ही शासन चलाता था राजा। ठीक है? और दूसरा जो स्थान प्राप्त था वो कुलीनों और अभिजात वर्ग की, शाही परिवार के सदस्य, सैनिक अधिकारी और धनी, ये सारे इसमें शामिल होते थे। और समाज में अधिकांश जो जनसंख्या जो है तीसरे वर्ग थी, जो किसान थे। और सबसे चौथा जो स्थान, जो निम्न स्थान था, वो दासों को प्राप्त था। क्लियर हो गया? जैसे हमने पिछली सभ्यता के बारे में, इनका सभ्यता में पढ़ा, ये श्रेणीबद्ध समाज। तीसरा आता है उनके व्यवसाय क्या था भाई? मुख्य व्यवसाय कृषि। ये हर सभ्यता में हमने पढ़ा कि उनके विभिन्न व्यवसाय थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। पत्थर की कुल्हाड़ी तथा आग की सहायता से नए खेत बनाए गए और मक्का का उत्पादन सबसे अधिक, अतः उनके अधिक धार्मिक क्रियाकलाप मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े थे। लग गया? तो मुख्य जो उत्पादन उस जगह पर होता था वो मक्का का। आज भी सबसे ज़्यादा मक्का वहाँ पर उत्पादित किया जाता है। इसलिए जितने भी जो उनके धार्मिक कार्य थे, क्रियाकलाप, वो मक्का से ही, चाहे उसको बीजना हो, चाहे बोना हो, उगाना हो, काटना हो, सारे आयोजन इसी पर आधारित होते थे। और इसके अतिरिक्त सेम, आलू और कपास भी उनका मुख्य जो है वो फसलें हुआ करती थी। ये पढ़ा हमने उनके या व्यवसाय के बारे में। अब बात कर लेते हैं तीसरा, चौथा, धर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि धर्म जीवन का मुख्य आधार। ये सभी सभ्यता में हमने पढ़ा, धर्म जीवन का मुख्य आधार। इसके बिना वो नहीं चलते थे। मतलब हर जीवन में, चाहे वो कोई विशेष समय ही क्यों ना हो, धर्म उसमें रहता ही था। अनेक देवी देवताओं की पूजा करना, सूर्य और मक्का देवता उनके प्रमुख देवता थे। और उनके अतिरिक्त अग्नि, वन, भूमि, वर्षा देवता, इनकी पूजा वो किया करते थे। और उनकी स्मृति में भव्य मंदिरों का निर्माण जो है वो किया गया था। इनकी देखभाल के लिए पुरोहित रखे होते थे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलियां दी जाती थी और कभी कभी नर बलियां भी दी जाती थी, जिसकी बात चर्चा हम कर चुके थे। और धार्मिक कर्मकांड के लिए एक विशेष प्रकार के पंचांग जो है बनाए गए थे। और इन पंचांगों का इस्तेमाल, या इस पंचांग में जो महीने होते थे वो इन कर्मकांडों को करने के लिए निश्चित किए गए थे। मृत्यु के पश्चात के जीवन में भी विश्वास रखते थे और अंधविश्वास में भी ये विश्वास रखते थे। ये इनका धर्म रहा। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल मेल खा रहा है इनका सभ्यता के साथ। फिर पांचवा आता है कला। यहाँ थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा अलग नाम भी आएंगे और पढ़ेंगे भी। वे महान कला प्रेमी थे, ठीक इनका सभ्यता की ही तरह, लेकिन उन्होंने अनेक भव्य नगरों, महलों, पिरामिडों, मंदिरों और वेधशालाओं का निर्माण किया। वेधशालाओं का नई चीज़ आई यहाँ पर, पिरामिड भी नई चीज़ आए, मंदिर वहाँ बनते, महल वहाँ भी स्थापित थे। इनमें जो है याद रखना बहुत सारे ऐसे हैं जो नए नाम जो है आपको जो है वो याद रखने पड़ेंगे, बोलने में थोड़ा सा है। जैसे कि यहाँ पे है चिचेन इट्जा, ये नज़र आएगा। चिचेन इट्जा में एक इमारत बनी है। फिर इसके अलावा है ये पॉलेक है, या इसके पॉलेंक कहा जाता था, ये टिक्कल का मंदिर है। या फिर कोपान जो वेधशाला है, ये इसके दृश्य हैं। तो इन जगहों के ऊपर ये चीज़ें जो बनाई गई थी। और ये जो ग्वातेमाला में जो टिक्कल मंदिर है, देखिए ये टिक्कल मंदिर जो है बना है, ये 229 फुट का होना बड़े बात है अपने टाइम में। इस तरह का मंदिर बनाया जाना और भी इतना ऊंचा 229 फुट बनाया जाना, क्योंकि एक चबूतरे के ऊपर बनाया जाता था, एक पवित्र जगह मानी जाती थी, इसलिए इसको बहुत ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था, क्योंकि देवता का उनके जीवन में जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्थान रहता था। ठीक है। इसके अलावा
अगर हम कोपान की बात करते हैं, कोपान में जो है क्या था, एक वैधशाला थी जहाँ पर जो है गणना की जाती थी, किसकी, सितारों और चांद की जो है वो गणना की जाती थी। इस तरह की वैधशाला जो है वो स्थापित थी। तो ये है उसके कला के अद्भुत नमूने। फिर बात कर लेते हैं छठा, वो है पचांग, जिसकी चर्चा भी हमने करी कि दो तरह के पचांग उस समय थे। धर्म की बात हमने कर ली, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं कि दो तरह के पचांग प्रचलित थे। एक था धर्म निरपेक्ष, धर्म से हटकर, जिसे कहा गया धर्म निरपेक्ष। इसमें 365 दिन होते थे और एक वर्ष जो है में जो है 18 माह होते थे। याद रखना 18 माह में डिवाइडेड था। हर माह में 20 दिन, 18 गुना 20 अगर हम कर देते तो होगा 360। 5 जो दिन बच जाते थे वो दुर्भाग्यपूर्ण जो है माने जाते, बुरे माने जाते थे। ठीक है, एक पचांग तो हो गया जो धर्मनिरपेक्ष था। दूसरा जो पचांग था, ये पचांग की गणना जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। माया सभ्यता के लोग पचांग की गणना बड़े स्टिक करते थे। 260 दिनों का होता था एक पचांग उनका। ये धार्मिक पंचांग होता था, ये पुरोहितों के लिए अनिवार्य होता था क्योंकि इनके लिए धार्मिक। और सातवीं विशेषता है माया सभ्यता की, वो है लिपि, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी सभ्यता में देखने में नहीं मिलती है। यह अमेरिका की पहली सभ्यता थी, याद रखना पहली सभ्यता थी जिसने सर्वप्रथम लिपि का विकास किया था। लिपि जो भाषा का जन्म होता है, जहाँ से अगर हम हिंदी भाषा में देखें जो वर्ण शुरू होते हैं ना, अ आ ई क ख, है ना, ये सारे लिपि होते हैं। तो ये जो लिपि है ना, जो अक्षर जो लिखे जाते हैं, भाषा को जो उकेरा जाता है, ये कहाँ मिलता है, अमेरिका की माया सभ्यता में मिलता है। और ये जो लिपि है ना, ये भारतवर्ष की हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, वहाँ पर भी चित्रात्मक लिपि थी और यहाँ भी चित्रात्मक लिपि है, दोनों में समानता है। और वहाँ भी इसे नहीं पढ़ा गया है और इधर जो माया सभ्यता है वहाँ भी इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। और इस कारण, इस लिपि को न पढ़ने के कारण ही अभी तक बहुत सारी जानकारी माया सभ्यता के बारे में ही और हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी हमें प्राप्त नहीं है। क्लियर होगा? हम पढ़ रहे हैं माया सभ्यता, माया सभ्यता के ही सीमित रहे अब, कि अभी तक इस सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलने को बाकी है, क्योंकि जब तक इस लिपि को नहीं पढ़ा गया, जिस दिन ये लिपि पढ़ी जाएगी तो समझ लेना बहुत सारी स्टिक जो जानकारी, सही जो जानकारी वो मिलने वाली है। तो ये होगा लिपि। अब हम बात करेंगे वो है कि इस सभ्यता का भी पतन हुआ, कैसे हुआ। देखिए, माया सभ्यता का जो पतन था वो 11वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था, आरंभ हो गया था। और इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार को कहते हैं भाई इसका पतन इस कारण हुआ क्योंकि भयंकर भूकंप आए होंगे, तूफान आए होंगे, इसलिए जो है वो इसका पतन हुआ। कुछ जो है कहते हैं कि भाई जो बीमारियां थी उस समय, छोटी छोटी बीमारी, चाहे मलेरिया थी, प्लेग थी, ये बीमारियां भी इतनी खतरनाक होती थी कि तबाह कर देते थे। तो इस प्रकार हो सकता है कि ये भी कारण है, जैसे कि आजकल कोविड-19 फैला हुआ है। इतना विकसित होने के बावजूद भी जो है वो लाखों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। तो ये बीमारियां भी इसका कारण बनी होंगी। कुछ का ये कारण है कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, है ना, बाढ़ आई होगी, कुछ इस तरह से ये जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और ये खत्म हो गई। दूसरे कहते हैं कि, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार हैं, ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि सभ्यता का पतन कब हुआ, जब हॉर्नेट कॉर्टेस ने आक्रमण किया था 1519 ईस्वी मैक्सिको के ऊपर। और 1521 में उसने जो ये सभ्यता थी जिसकी बात हमने करी, माया सभ्यता, इसके जो मुख्य केंद्र थे ग्वाटेमाला, निकारागुआ, होंडुरास, इन सब के ऊपर उसने आक्रमण किया और इनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, सभ्यता का अंत कर दिया। क्लियर हो गया? तो अंत में, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने जो आपको सभ्यता, अमेरिका की पढ़ाई 4 की 4 सभ्यता, वो आपको समझ आ गई होगी। ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको समझ गए होंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आप इमिडिएटली उनको बता पाएंगे। ऐसी क्षमता आप में हो जानी चाहिए अब तक। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम पेज की, और वो है आज का विचार। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है, याद रखना आजकल ये बहुत जो है वो देखने में मिल रहा है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लेना। याद रखना, अगर ऐसा कर पाओगे तो जिंदगी भर आपके अंदर पछतावा नहीं रहेगा कि काश मैंने मेहनत की होती तो आज मैं अपने बलबूते पर, अपने पांव पर खड़ा होता, दूसरों के खड़ने पर नहीं। ऐसा है, आजकल ऐसा हो रहा है कि गिड़गिड़ाकर जो है वो
बेहतर भविष्य की कामना की जा रही है। तो आप बेहतर बने अपने बेहतर प्रयासों के द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।